हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नंदिनी और आज की इस क्लास में हम निर्वाचन आयोग से संबंधित ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि निर्वाचन आयोग क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है, किसके द्वारा किया जाता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और पद मुक्ति से संबंधित हमने सब कुछ पढ़ा। और हम पढ़ रहे थे कि निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। उसमें इससे पहले वाली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया है कि राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे मिलता है किसी राजनीतिक दल को। ठीक है, तो एक बार हम निर्वाचन आयोग के सारे कार्य फिर से रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पहला कार्य क्या होता है? चुनाव करवाता है। किस किस का चुनाव कराता है? संसद का, विधानमंडल का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो चुनाव आयोग का पहला कार्य क्या है? चुनाव कराना। किस किस का चुनाव करता है? संसद का, विधानमंडल का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्य है वो है मतदाता सूची तैयार करना और उनका नवीनीकरण करना। मतलब कि कौन को कितने मतदाता हैं वो सूची को तैयार करना, और अगर कोई नए मतदाता मतलब कि जो भी 18 वर्ष के हो गए उनका नाम सूची में ऐड करना, वो भी किसका कार्य है? चुनाव आयोग का। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मतलब कि उनको मान्यता देना या रजिस्ट्रेशन करना दलों का, वो भी चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को राष्ट्र स्तरीय या राज्य स्तरीय दलों का दर्जा देना, ये भी किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का है। किन किन कंडीशनों पे दिया जाता है ये मैं इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो हमें जो डिस्कस करना है इसके 3 कार्य: परिसीमन आयोग की सहायता से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना है, संसद या विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी सलाह राष्ट्रपति या राज्यपाल को देना, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आचार संहिता लागू करना। तो आज हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या काम है? परिसीमन। ठीक है, ये परिसीमन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये परिसीमन जो किया जाता है, क्षेत्रों का परिसीमन। ठीक है, ये परिसीमन जो किया जाता है ये आम चुनाव में किया जाता है। आम चुनाव मतलब कि वह चुनाव जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी होती है ना, जनता डायरेक्ट उस पर भाग लेती है, उन चुनाव के लिए किया जाता है। और ऐसे दो ही प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। ठीक है, तो इन दोनों के चुनाव में क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, और किसकी सहायता से किया जाता है? परिसीमन आयोग की। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सहायता से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है। और इनमें भी किन किन ये परिसीमन किन किन के लिए किया जाता है? विधानसभा और लोकसभा के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्षेत्रों का परिसीमन से क्या अर्थ है? क्षेत्रों का परिसीमन मतलब कि जैसे कि लोकसभा में सीटें कितनी होती? 443 सीट होती हैं लोकसभा में। अब इन 443 सीटों मतलब अब ये 443 सीटें, इन पे जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो भारत के प्रत्येक क्षेत्र पे चुने जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि भारत को इतने 543 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसे कहते हैं परिसीमन। मान लीजिए ये भारत है ना। अब इस भारत को 543 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं परिसीमन। मतलब कि जितनी भी सीटें हैं उन सीटों की संख्या के बराबर क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब जितनी सीट होती हैं उतने ही क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, है ना। अगर किसी राज्य में होगा तो मतलब राज्य को जैसे अगर एमपी के परिप्रेक्ष्य में मान ले तो एमपी की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 230 है। तो एमपी
एमपी को 230 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। तो वही होता है क्षेत्रों का परिसीमन। क्षेत्रों का परिसीमन केवल आम चुनाव में होता है परिसीमन आयोग की सहायता से। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, जब क्षेत्रों के आधार पर अगर भारत को बांट दिया जाएगा तो इसे कहा जाता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसे अगर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है तो इसे बोला जाता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, है ना, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। और इसको क्षेत्र मतलब अगर भारत को 543 अलग अलग भागों में बांटा जाएगा तो उसका आधार क्या होगा, तो उसका आधार होगा जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन होगा। जनसंख्या में 543 जितनी सीटें होंगी उतने का भाग दे दिया जाएगा, जो भी आएगा, है ना। मान लीजिए इसको विभाजित करने पर आ रहा है 5 लाख की जनसंख्या, 5 लाख, है ना। तो प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व मतलब एक व्यक्ति का चुनाव, वो ही होता है क्षेत्रों का परिसीमन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसे बोलते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। और क्षेत्रीय परिसीमन कैसे किया जाता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है, मतलब क्षेत्रों का जो बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, तो भारत को अगर 543 अलग अलग भागों में विभाजित कर देंगे, है ना, और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, अब ये विभाजन किस आधार पर किया जाता है, ये विभाजन किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, है ना। जनसंख्या में 543 का भाग दे दिया जाएगा, जो भी आएगा उसके आधार पर उस क्षेत्र की सीमाएं तय की जाएंगी। मान लीजिए 5 लाख आया, है ना, 5 लाख मैं बहुत छोटा ले रही हूँ, तो जितने में 5 लाख की, मान लीजिए अब इतने एरिया में 5 लाख की जनसंख्या पूरी हो गई है, तो यहाँ पे यहाँ से एक प्रतिनिधि का चुनाव कर लिया जाएगा। फिर इतने में 5 लाख, मतलब प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो परिसीमन कैसे किया जाता है, जितनी सीटें होंगी उस क्षेत्र को मतलब जितनी सीटें होंगी देश को उतने अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा। वो विभाजन का आधार क्या होगा, जनसंख्या होगा। जनसंख्या में जब हम कुल सीटों का भाग देंगे तो हमें एक जनसंख्या मिलेगी कि कितनी जनसंख्या पे एक व्यक्ति का चुनाव किया जाना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा में क्या होता है, परिसीमन होता है, क्षेत्रों का परिसीमन होता है। ये किसकी सहायता से होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा परिसीमन आयोग की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इरेज कर देती हूँ। कौन सा पॉइंट पढ़ा हमने, परिसीमन आयोग की सहायता से चुनाव क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट जो कार्य है वो है संसद या विधानमंडल। संसद या विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित कोई भी विवाद उठता है, संसद सदस्य, ठीक है, इन संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता संबंधी कोई भी विवाद उठता है तो उसकी जांच कौन करता है, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा करता है ना। तो इसका आधार होता है संविधान में वर्णित, जैसे अगर संसद के सदस्य की सदस्यता से संबंधित कुछ विवाद उठने लगे तो इसका आधार वो निर्योग्य है या फिर सदस्यता किन किन कारणों से रद्द हो जाती है, उसका आधार है संविधान में उनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 102 में संसद के सदस्य और आर्टिकल
191 में विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता किन किन स्थितियों में रद्द हो जाएगी उनके बारे में दिया गया। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी निर्योग्यताएं हैं जिनके आधार पर सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो है आधार वो है पागल। अगर कोई सदस्य पागल घोषित कर दिया जाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब है ऐसा घोषित कर दिया जाता है, तो उस सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है, या फिर वो दिवालिया हो जाए। दोनों की सेम है। अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाए, मतलब कि उसका कर्ज इतना ज्यादा हो जाए कि वो इसकी इनकम से ज्यादा अगर उसका कर्ज हो जाता है, उसे बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, उसके बाद भारत की वो नागरिकता त्याग दे। मतलब किसी भी तरीके से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाए, चाहे वो त्याग दे या किसी देश की नागरिकता अपना लेने से भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, तो अगर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है तब भी वह विधानमंडल या संसद का सदस्य रहने योग्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद संसद के अगर किसी कानून द्वारा, संसद में उल्लेखनीय किसी कानून के द्वारा वो उस कानून के द्वारा अगर वो अयोग्य घोषित होता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, है ना। संसद के किसी कानून द्वारा अगर वह अयोग्य घोषित होता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दल बदल कानून। इसमें भी सेम संसद के कानून द्वारा। ठीक है, अब इसमें तो ये सारी निर्योग्यताएं दी हैं, संविधान में सारी निर्योग्यताएं दी हैं कि इन इन आधारों पर सदस्यों की सदस्यता रद्द की जा सकती है ना। इसी में आगे एक आर्टिकल है, अगर ये सारी निर्योग्यता का शिकार अगर कोई सदस्य हो जाता है तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, चाहे वो विधानमंडल संसद का हो या विधानमंडल का हो। ठीक है, इसके आगे ही एक और आर्टिकल है जो चुनाव आयोग को ये अधिकार देता है कि वो अगर किसी भी सदस्य संबंधी कोई भी विवाद उठता है, अगर मान लीजिए किसी ने चुनाव आयोग के पास कोई शिकायत की कि कोई भी नेता है, कोई भी संसद सदस्य है, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए क्योंकि वो दिवालिया हो गया है, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, पहले जांच करेगा, है ना। जांच करेगा और जांच करने के बाद वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। अब क्योंकि ये चुनाव है ना, राष्ट्रपति को सलाह देगा तो राष्ट्रपति वो सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो ऐसा उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 103 में। अगर वह सदस्य संसद का होता है, अगर वह सदस्य विधानमंडल का है तो उसका उल्लेख आर्टिकल 192 में किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि अगर कोई सदस्य किसी निर्योग्यता का शिकार हो जाता है जो 102 में उल्लेखित है, तो उसकी जांच कौन करेगा, पहले तो जांच करनी पड़ेगी ना कि वो निर्योग्यता जो उस पर लगाई गई है वो सही है या नहीं, है ना। अगर जांच कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जांच की जाएगी। फिर जांच करने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या देगा, सलाह देगा। ये सलाह किसको देगा, अगर संसद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति को सलाह देगा, है ना। राष्ट्रपति को सलाह देगा कि उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाए, और जब उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाए तो ये सलाह मानने के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्य है ना। अगर सदस्यता संबंधी कोई विवाद उठता है और उसके संबंध में अगर कोई इलेक्शन कमीशन सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो वह सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, और सेम ऐसा ही विधानमंडल के सदस्यों के उसमें होगा। इलेक्शन कमीशन, अगर कोई भी विवाद उठता है तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, जांच करेगा, पहले तो जांच करेगा। फिर क्योंकि ये राज्य का मामला है, राज्य का
प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो वह सलाह किसको देगा? राज्यपाल को। और राज्यपाल भी बाध्य है इस सलाह को मानने के लिए। ठीक है, तो चुनाव आयोग का नेक्स्ट कार्य क्या है? आदर्श आचार संहिता लागू करना। ठीक है, आदर्श आचार संहिता लागू कराई जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये चुनाव आयोग के द्वारा लागू कराई जाती है। अब ये क्यों लागू कराई जाती है? ताकि देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। ठीक है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। ठीक है, तो आचार संहिता क्या है? तो आचार संहिता क्या है? आचार संहिता निर्देशों का समूह है। आचार संहिता कुछ निर्देशों का समूह है। ये जो निर्देश होते हैं, कुछ आचार संहिता निर्देशों का समूह है। ये निर्देश किन किन लोगों के लिए होते हैं? अब निर्देश, आचार संहिता क्या है? निर्देशों का समूह है। ये निर्देश किस किस को दिए जाते हैं? ये निर्देश होते हैं सरकार के लिए होते हैं, राजनीतिक दलों के लिए होते हैं, जनता के लिए होते हैं, और जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं उनके लिए होते हैं, है ना। उनके लिए कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा कि जब आचार संहिता लागू होती है उस समय क्या क्या कार्य नहीं किया जा सकता। तो ये निर्देशक का समूह है। ये आचार संहिता कब लागू होती है? जब चुनाव प्रक्रिया के टाइम पे। चुनाव प्रक्रिया के समय आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है ना। क्यों लागू की जाती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए। ये क्या है? निर्देशों का समूह है। ये निर्देश किस किस के लिए होते हैं? सरकार के लिए होते हैं, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और जनता के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये निर्देश क्या क्या हो सकते हैं, है ना। ये निर्देश होते हैं कि सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती, है ना, मन लुभावन या लुभावन, लोक लुभावन, है ना, ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती जिसका फायदा उसको आने वाले चुनाव में हो, है ना। अगर सरकार ऐसी कोई घोषणा करेगी तो उसके पक्ष में वोट जाना लाजमी बात है, मतलब जा सकते हैं, जनता उनके सरकार के पक्ष में वोट कर सकती है ना, क्योंकि सरकार भी एक राजनीतिक दल, सरकार भी किसकी होती है? एक राजनीतिक दल की होती है। तो अगर सरकार ऐसी घोषणा करेगी, तो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ पक्षपात हो सकता है। तो सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती जिससे जनता के मत उसके पक्ष में पड़ सकते हैं, है ना, या फिर जो चुनाव है वो प्रभावित हो, चुनाव का रिजल्ट प्रभावित हो। तो ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती सरकार। और सरकार और राजनीतिक दल को और क्या निर्देश है कि घोषणा वाला ये केवल सरकार के लिए। ठीक है, सरकार और राजनीतिक दल को और क्या निर्णय है कि वे धन बल आदि का प्रयोग ना करे। धन बल आदि का प्रयोग ना करे मतलब कि पैसा देकर किसी का वोट ना खरीदा जाए, या फिर बल का प्रयोग करके उस पर दबाव बनाकर उसका वोट ना लिया जाए, है ना। तो धन बल का प्रयोग नहीं कर सकते। और राजनीतिक दलों और क्या है, सरकार को एक निर्देश है कि वो सरकारी जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकती। मतलब कि क्या? सरकारी मशीनरी मतलब जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है, अब वो प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, और वे राज्य के जो भी वाहन हैं वो यूज कर रहे हैं, परंतु वो किस रूप में जा रहे हैं? एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में जा रहे हैं। तो अगर वह वाहन का उपयोग करते हैं और उसका खर्च राज्य के उससे
अदा किया जाता है तो वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कहा जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो वाहन, जैसे अगर वो राजनीतिक नेता के रूप में जाते हैं, है ना, प्रधानमंत्री राजनीतिक दल के नेता के रूप में जाते हैं और उस जो भी वाहन है राज्य का, उनका खर्च उस राजनीतिक दल के द्वारा दिया जाता है तो वो दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन अगर वह उसका जो खर्च है वो राज्य के द्वारा दिया जाता है तो वो उसका दुरुपयोग होगा। लेकिन अगर वहीं प्रधानमंत्री के रूप में कहीं जाते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं और उसका जो खर्च है सरकार के द्वारा दिया जाता है तो वो दुरुपयोग नहीं होगा। तो सरकार सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। उसके बाद जनता को कुछ निर्देश होते हैं कि वे अधिक कैश लेकर नहीं चल सकती, अधिक से अधिक कैश लेकर नहीं चल सकती। थोड़ा बहुत ही कैश लेकर आप इधर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं जब आचार संहिता लागू होती है ना। तो जनता ज़्यादा कैश लेकर ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये कुछ निर्देश थे जो आचार संहिता के दौरान दिए जाते हैं, है ना। तो ये आचार संहिता कब से कब तक लागू होती है? आचार संहिता का लागू होने का जो समय होता है, मान लीजिए कि मैं निर्वाचन आयोग की प्रमुख हूँ, है ना। अब मैं लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर रही हूँ। तो मैंने आज की 12 बजे घोषणा की, घोषणा से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। और घोषणा की के 1 महीने बाद चुनाव है, लेकिन मैंने घोषणा अभी की है तो अभी से ही आचार संहिता लागू होगी। और कब तक लागू होगी? जब तक कि अंतिम चरण के मतदान समाप्त नहीं हो जाते। अंतिम चरण के मतदान मतलब कि कुछ राज्य बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें एक साथ चुनाव करना संभव नहीं होता, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे चुनाव कराए जाते हैं। तो जिस दिन अंतिम चरण का चुनाव होता है, जिस दिन आखिरी चुनाव होता है, उस चुनाव, मान लीजिए वो अंतिम चरण 5 बजे खत्म हो गया, है ना। तो 5:01 पर आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब होती है, लागू कब से हो जाती है? चुनाव की घोषणा से, तिथि की घोषणा से, चुनाव तिथि की घोषणा से। चुनाव तिथि की घोषणा से लागू होती है और कब तक लागू रहती है? अंतिम चरण तक, अंतिम चरण के मतदान तक, है ना। तो लागू हो जाती है, चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है और जब तक अंतिम चरण का मतदान समाप्त नहीं हो जाता तब तक लागू रहती है। और जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो आचार संहिता हट जाती है। तो ये थी आचार संहिता। हाँ, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, मान लीजिए आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है किसी उम्मीदवार के द्वारा, मान लीजिए किसी के भी द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उल्लंघन करने के उसमें क्या प्रावधान है? तो पहला क्या प्रावधान है उल्लंघन करने पर? इसके उल्लंघन पर पहले तो क्या करेगा? चुनाव आयोग चेतावनी देगा, है ना। पहले चेतावनी देकर छोड़ देगा कि अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे विवादित भाषण दे दिया, है ना, धर्म जाति संबंधित भाषण भी नहीं दे सकते, है ना, जिससे क्षेत्रीय, जाति, धर्म आदि से संबंधित भाषण न देने का भी निर्देश होता है इसमें। क्षेत्र, इन मुद्दों को उठाने पर रोक होती है। अगर मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने ऐसा किया कि इस सब में से कोई मुद्दा उठा लिया, तो पहले तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा? उस व्यक्ति को चेतावनी देगा, है ना, चेतावनी देगा। अगर चेतावनी नहीं मानते हैं तो उसके बाद क्या कर सकता है? उसका प्रचार रोक देगा कि अब आप प्रचार नहीं कर सकते। और फिर भी नहीं मान रहा है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर देगा, है ना, कि अब तुम चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो, चुनाव ही नहीं लड़ सकते। और फिर भी नहीं मानता है तो FIR दर्ज की जा सकती है। चुनाव आयोग FIR दर्ज करा सकता है उस व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ या जनता के खिलाफ, ठीक है। तो ये थी आचार संहिता, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो ये थे निर्वाचन आयोग के कार्य जो आज हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग अब समाप्त हो चुका है, जिसमें मैंने निर्वाचन आयोग क्या होता है, कैसे गठित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पद मुक्ति कैसे की जाती है,
ठीक है, उसके क्या क्या कार्य हैं, राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तरीय दल का राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, परिसीमन आयोग के द्वारा परिसीमन किस तरीके से किया जाता है, आचार संहिता क्या होती है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। वन कंट्री और वन इलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक देश एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव क्या होता है। वन कंट्री वन इलेक्शन, ये क्या है? वन कंट्री वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव। एक चुनाव, एक देश एक चुनाव क्या है? एक देश एक चुनाव का जो ये एक देश एक चुनाव किसके संदर्भ में है? लोकसभा और विधानसभा, है ना। लोकसभा और विधानसभा के दोनों के साथ चुनाव कराने की नीति को ही एक देश एक चुनाव कहते हैं, है ना। अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ कराया जाए तो उसे एक देश एक चुनाव कहा जाएगा। ये ठीक है, तो अब ये इसको लागू करने की बात की जा रही है। ठीक है, चुनाव आयोग हो या फिर नीति आयोग हो या सरकार हो, भारत सरकार हो, सभी ने इसी के पक्ष में अपना निर्णय दिया है, परंतु अभी इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है वो भी हम बात करेंगे। पहले हम इसके लाभ की बात कर लेते हैं कि लाभ क्या क्या है ना। लाभ की बात करें कि जैसे अगर आचार संहिता लागू होती है तो क्या होता है कि आचार संहिता लागू होती है तो उस टाइम पे नीतिगत ठहराव आता है। सरकार ऐसी कोई नीति की घोषणा नहीं कर सकती, है ना, नीति की घोषणा नहीं कर सकती तो वो नीतिगत ठहराव आ जाएगा। तो क्यों घोषणा नहीं कर सकती? जैसे मैंने बताया आचार संहिता में, ताकि मत उसके पक्ष में प्रभावित ना हो, है ना। मत ऐसा अगर कोई नीति की घोषणा करती है तो मत उसके पक्ष में जा सकते हैं, सरकार के पक्ष में जा सकते हैं, है ना। मत का जो परिणाम है वो प्रभावित हो सकता है, उसका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इसलिए आचार संहिता के टाइम पे नीतियों की घोषणा नहीं की जा सकती। तो इससे क्या होता है? नीतिगत ठहराव आता है। तो नीतिगत ठहराव आता है। अब क्या होता है कि जब बार बार चुनाव होंगे, बार बार चुनाव कराए जा सकते हैं। कभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कभी अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चल रहे हैं, कभी इस राज्य में चल रहे हैं, कभी एमपी में चल रहे हैं, कभी बिहार में चल रहे हैं, कभी यूपी में चल रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पे बार बार आचार संहिता लागू करी जाती है। तो अगर एक बार में ही चुनाव होंगे तो नीतिगत ठहराव नहीं आएगा। इसलिए तो ये एक लाभ क्या है कि नीतिगत ठहराव नहीं आएगा। नीतिगत ठहराव आएगा बट एक बार आएगा, है ना। मान लीजिए दोनों के चुनाव के लिए एक दिन दोनों लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए 1 महीना आचार संहिता लगाई जा सकती है, 2 महीने लगाई जा सकती है, 3 महीने, 4 महीने, बहुत से बहुत 4 महीने, है ना। तो 4 महीने ही सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती, लेकिन बार बार तो ये अड़चन नहीं आएगी ना। तो नीतिगत ठहराव बार बार नहीं आएगा और बार बार चुनाव नहीं होंगे तो क्या होगा? समय भी बचेगा और धन भी बचेगा। अब बार बार चुनाव करते हैं तो बार बार समय खराब होता है ना। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो समय बर्बाद हो रहा है, बार बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी इस राज्य में हो रहे हैं, कभी दूसरे राज्य में हो रहे हैं, तो समय का भी बर्बादी हो रही है और धन की भी बर्बादी हो रही है, क्योंकि बार बार प्रचार करना पड़ रहा है, बार बार सारा जो भी तंत्र है उसको स्थापित करना पड़ रहा है सरकार के द्वारा वोट लेने के लिए, फिर बार बार उनकी काउंटिंग की जा रही है, तो समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी हैं, अब बार बार चुनाव होते हैं तो क्या होता है कि बार बार चुनाव होते हैं तो सुरक्षा कर्मी को भी बार बार लगाया जाता है ना। चुनाव में आपने देखा होगा पुलिस लग रही है, मिलिट्री लग रही है, आर्मी लग रही है, तो सुरक्षा कर्मी व्यस्त रहते हैं। अगर बार बार वो चुनाव करा जाएगा तो उतनी बार उनको सुरक्षा में लगाया जाएगा, तो वो हमेशा ही व्यस्त रहते हैं।
तो अगर एक देश एक चुनाव होगा तो उनकी नीति का ठहराव नहीं आएगा, बार बार समय और धन की हानि नहीं होगी, सुरक्षाकर्मी व्यस्त नहीं रहेंगे। और क्या होगा कि और क्या नेक्स्ट जो लाभ है क्या कि जब जब चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, राजनीतिक दल ऐसे मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे जाति से संबंधित हो या फिर क्षेत्र से संबंधित हो, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, है ना। और उससे क्या होता है कि जो विकास है वो प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है कि जब 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 ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो मान लीजिए किसी राजनीतिक दल ने धर्म से संबंधित कोई मुद्दा उठा लिया, अब वो मुद्दा उठाकर उसने चुनाव में विजय हासिल कर ली, परंतु वो जो राजनीतिक दल है वो इस योग्य नहीं है कि वह देश का विकास कर पाए। तो इससे क्या होगा कि विकास प्रभावित होगा। इसीलिए क्या होता है कि राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते हैं। ठीक है, बार बार राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन अगर एक बार ही चुनाव हो जाएगा तो ये मुद्दे बार बार उठेंगे ही नहीं, तो विकास जो कार्य विकास वो प्रभावित ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे लाभ। अब हम जब इतने सारे लाभ हैं तो हम इनको लागू क्यों नहीं कर रहे? इससे पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा चुके हैं। अब आगे कराने के लिए बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों के बारे में हम बात करते हैं। क्या चुनौतियां आ रही हैं, अभी तक इसको क्यों लागू नहीं किया गया है? अगर इसको चुनाव आयोग ने इसको समर्थन दिया है, नीति आयोग ने इसे समर्थन दिया है, संसद ने इसे समर्थन दिया है, तो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? तो पहली जो चुनौती है वो है राजनीतिक चुनौती। राजनीतिक चुनौती क्या है कि जब देश का संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान निर्माता थे, उनके पास दो ऑप्शन थे। वह ऐसे देश की स्थापना करें जिसमें संसदीय तंत्र हो, या फिर वह एक ऐसे देश की स्थापना करें जिसमें अध्यक्षीय प्रणाली हो। लेकिन हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो संविधान सदस्य हैं, उनके द्वारा संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पे अध्यक्षीय प्रणाली को लागू करते तो देश की जनता उतनी शिक्षित नहीं थी, वो किसी के पक्ष में भी अपने मतदान कर सकती थी और कोई भी व्यक्ति उन पर शासन कर सकता था। अगर अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया जाता, अध्यक्षता प्रणाली को अपनाया जाता, तो हो सकता था वो तानाशाही में कन्वर्ट हो जाती। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था, संसदीय जो प्रणाली है वो क्या तय करती है? सरकार का उत्तरदायित्व तय करती है। उत्तरदायित्व मतलब कि सरकार है ना, जनता के प्रति, अपने कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। ठीक है, वह ऐसा कोई निर्णय नहीं लेती जिससे क्या हो कि उसको मतों की हानि हो या फिर उसकी सरकार गिर जाए। अगर ऐसा कोई निर्णय लेगी तो मान लीजिए लोकसभा में एक बार वो चुनकर आ गई, लेकिन लोकसभा में वह एक सरकार एक बार चुनकर आ गई, मान लीजिए अगर उसने कोई गलत निर्णय लेता है जिससे जनता खफा है या जनता के वो विरोध में जाता है, किसी भी प्रकार का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है, लेकिन अब निर्णय तो ले लिया है ना, परंतु अगले कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, किसी राज्य में आने वाले हैं, तो वहां पर सरकार को जो मत मिलने वाले होंगे वो प्रभावित हो सकते हैं। तो संसदीय प्रणाली में जो सरकार है वह उत्तरदायी होती है अपनी जनता के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। और क्योंकि बार बार चुनाव कराए जाएंगे तो सरकार सजग रहेगी और जनता भी बार बार जनता भी बार बार सरकार के प्रति सरकार की अपनी जिम्मेदारियों को जनता भी बार बार सरकार को अपनी जिम्मेदारियां याद दिला सकती है। और उसमें संसदीय प्रणाली में प्रेस की भी भूमिका रहती है, प्रेस भी सरकार को उत्तरदायी बनाती है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, तो पहला तो ये राजनीतिक चुनौतियां हैं कि संसदीय प्रणाली है, इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते, है ना। और अगर बार बार चुनाव कराए जाते हैं तो जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वह जनता की जन आकांक्षाओं के प्रति सजग रहती है और तानाशाही से रक्षा होती है। ठीक है, तो एक चुनौती तो ये है। नेक्स्ट चुनौती है संवैधानिक। ठीक है,
एक नेशन एक चुनाव, एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान के एक बहुत बड़े हिस्से को अमेंड करना पड़ेगा, है ना। बहुत बड़े हिस्से में बदलाव करना पड़ेगा, उसको संशोधित करना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन कार्य है। तो ये संवैधानिक चुनौतियां हैं, क्योंकि अलग अलग अनुच्छेदों में, अलग अलग भागों में चुनाव से संबंधित बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो उनको एक साथ संशोधित करना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत ज्यादा संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। तो ये संवैधानिक चुनौती आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है सामग्री चुनौती। सामग्री संबंधी चुनौती, ठीक है। अब सामग्री संबंधी चुनौती का जो डायरेक्ट संबंध है वो ईवीएम से। ईवीएम्स जो बोर्ड के लिए यूज होती है, मतदान के लिए यूज होती है। भारत के पास इतनी ईवीएम्स है ही नहीं कि वे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए, है ना। इतनी ईवीएम्स खरीदने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी, और जो ईवीएम्स है इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है ना, बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो इतनी सारी ईवीएम्स एक साथ लाना, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सके, ये असंभव तो नहीं है, परंतु कठिन है ना। कठिन है, परंतु ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की, फंड की आवश्यकता होगी। और क्या होता है, ये ईवीएम्स की जो एक्सपायरी है वो 15 ईयर होती है, 15 साल होती है बस। अब 15 साल में ईवीएम्स को आप एक बार यूज करें, 3 बार यूज करें, या फिर आप बार बार यूज करें, वो 15 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगी। जैसे कि गोली एक्सपायर होती है, आप पूरी आज खा लें, कल एक्सपायरी है तो आपको उसको फेंकनी पड़ेगी, है ना। तो ईवीएम्स के साथ भी यही है। तो अगर 15 अब चुनाव, अगर मान लीजिए 1 साल में 5 साल में एक बार चुनाव कराए जा सकते हैं, और ईवीएम्स की एक्सपायरी डेट है वो 15 साल है, तो हम केवल 3 बार ही उनको यूज कर पाएंगे। और अभी क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग द्वारा वो ईवीएम्स लोकसभा के चुनाव में कर ली उपयोग। उसके बाद कहीं पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मान लीजिए बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा उन्हीं ईवीएम्स को बिहार में यूज कर लेगी। और फिर मान लीजिए एमपी में चुनाव हो रहे हैं, तो मान लीजिए बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग उन्हीं ईवीएम्स को वो बिहार में यूज कर लेगा। मान लीजिए फिर एमपी में आ गया, एमपी में चुनाव आ गए विधानसभा के, तो चुनाव आयोग वही ईवीएम्स उठाकर इधर लगा देगा एमपी में। तो ये ऐसे क्या होता है, ईवीएम्स का हम बहुत बार उपयोग कर लेते हैं। तो ये थी सारी चुनौतियां। इसलिए एक देश एक नेशन को हम एक देश एक चुनाव को हम अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। ये चुनौतियां आ रही हैं। इसलिए आप अपना मत मुझे जरूर बताइए कि आपका क्या मत है कि हमारे देश में एक देश एक चुनाव की नीति को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपना मत है आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं। और अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।